छोटा एक जो है टेलीफोन वो कन्वर्सेशन जो है वो टैप हुआ है। और आईबी में तो दत्तात्रेय पड़सलगीकर जी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ करते थे। तो दत्तात्रेय पड़सलगीकर जी ने डीसीपी डिटेक्शन को बताया था कि 2-3 टारगेट हैं, जिसमें से एक टारगेट जो है वो साकीनाका में रहता है और उसको टारगेट किए जाने का, उसके घर पे जाने के पहले स्लोप है, उस स्लोप के आसपास जो है उस पर गोली चला जाने का, और वो मारुति जेन से चलता है। तो उन दिनों मेरे पास मारुति जेन गोल्डन कलर की हुआ करती थी तो वो उनको बताया गया था और मेरा चेहरा शायद डिस्क्रिप्शन दिया गया रहा हो। फिर उन लोगों ने कबूल किया 5 लोगों की हत्या वो लोग कर चुके थे। छठा टारगेट में था। प्रदीप शर्मा से मेरे व्यक्तिगत परिचय थे, तो शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करता था, शर्मा जी का स्क्वाड मुझे ले जाता था कहीं भी। शर्मा जी ने कहा तू निकलना नहीं, तेरे को मार देंगे लोग। लेकिन पुलिस मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही थी। जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और फिर हाजिर हूं आपके सामने अपराध के एक किस्से के साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील, जो कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता था और मुंबई में दाऊद के ऑपरेशंस वही संभालता था। उसकी ओर से धमकी भरे एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स किए जाते थे। फिल्मी हस्तियों को, बिल्डर्स को, कारोबारियों को, केबल ऑपरेटर्स को, बार मालिकों को और अलग अलग उद्योगपतियों को। और जो उनकी डिमांड पूरी नहीं करता था डी कंपनी की, उसको निशाना बनाया जाता था, गोलियों से उसे भून दिया जाता था। लेकिन इसी डी कंपनी ने एक बार एक पत्रकार को भी निशाना बनाने की साजिश रची थी और वो पत्रकार थे प्रेम शुक्ला। जी हां, वही प्रेम शुक्ला जिन्हें कि आप तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखते हैं। वो जो तरीके से वो बीजेपी की बात तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर रखते हैं और एक राष्ट्रीय चेहरा है। पहले प्रेम शुक्ला पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने मुंबई में कई सालों तक क्राइम रिपोर्टिंग की और कई बड़ी खबरें भी ब्रेक की। उनकी एक खबर थी कि 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, तो उनके नेटवर्क से उन्होंने 3 दिनों पहले ही यह खबर छाप दी थी कि मुंबई में धमाके हो सकते हैं। दोपहर का सामना अखबार में 12 मार्च को धमाके हुए थे और 9 मार्च 1993 को उन्होंने अखबार में खबर छापी थी कि मुंबई शहर में अलग अलग ठिकानों पर धमाके हो सकते हैं। तो इन्हीं प्रेम शुक्ला को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी छोटा शकील की ओर से। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से समझते हैं कि वो क्या साजिश थी, क्यों छोटा शकील इन्हें निशाना बनाना चाहता था और कैसे वो साजिश नाकामयाब रही। प्रेम शुक्ला जी, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाई साहब, ये बताइए कि छोटा शकील आमतौर पर जिसको भी टारगेट करता था तो उसके पीछे कुछ एक कारण होते थे, जैसे कि वो डी कंपनी का दुश्मन हो, छोटा राजन के गैंग के सदस्यों को टारगेट करता था, या फिर जिनसे एक्सटॉर्शन करना हो, या फिर जहां उनका बिजनेस इंटरेस्ट हो। एक पत्रकार को आखिर छोटा शकील ने टारगेट करने की क्यों सोची थी? देखिए, उसे आज तक जो है मुंबई पुलिस से बता नहीं पाई कि मुझे टारगेट क्यों किया गया, और ना ही छोटा शकील ने कभी किसी को बताया, ना छोटा शकील कभी पकड़ा गया तो उससे इंट्रोगेट करके पूछा जाता। तो सिर्फ आशंका के अलावा इसमें और कोई अन्य तत्व स्पष्टता से नहीं है। लेकिन एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते जो आशंका स्वयं मेरे मन में आई, उसमें दो चीजें थी। एक, 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम गिरोह, छोटा शकील गिरोह के बहुत सारे लोगों के विरुद्ध लगातार मैंने खबरें की, जिससे उनको डैमेज बहुत हुआ था उस गिरोह को। मुंबई बमकांड गिरोह में भी कम से कम ऐसे 1 दर्जन से अधिक अभियुक्त हैं, जिन अभियुक्तों के बारे में पुलिस ने बाद में कार्रवाई की। उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां दोपहर का सामना में मैंने प्रकाशित करने का काम किया। इसके कारण दाऊद इब्राहिम गिरोह के मन में स्वाभाविक तौर पर मेरे विरुद्ध बहुत सारी बातें थी, और कई बार जो है वो दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग जो हैं मुझे लेकर सतर्क भी थे। और एमएन सिंह जो ज्वाइंट सीपी क्राइम थे 1992 से लेकर 1994 तक, जो बाद में पुलिस कमिश्नर भी बने, तो एमएन सिंह ने एक बार मुझे बुलाकर ये बताया भी था कि आपकी जो खबरें हैं वो फैक्ट से जो है दुबई जाती हैं और आपकी खबरों पर बहुत ध्यान रखा जाता है। कालांतर में एमएन सिंह के साथ जो है मेरे विवाद भी हुए। कारण ये था कि मुंबई बमकांड, जो सत्य ये था उन दिनों का कि मुंबई बमकांड में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो गिरफ्तारी फूट सोल्जर्स की हुई, षड्यंत्रकारियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस बमकांड के जो फाइनेंसर्स थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और मैंने कई बार ये
खबर जो है लिखी दोपहर का सामना में और लोगों से बोला भी कि फाइनेंसर्स को बचाने का काम तत्कालीन जांचकर्ताओं ने किया और ये शरद पवार के इशारे पर हुआ। शरद पवार के इशारे पर जिन लोगों ने उस मुंबई के बम कांड को फाइनेंस फंड करने का काम किया था उन पर हाथ डाला ही नहीं गया। अगर उसी समय फाइनेंसर्स को पकड़ा गया होता तो भारत में जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट इंडिया में मिलता ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन बढ़ाने का काम जो हुआ, एसआईटी के चीफ एमएन सिंह थे, तो एमएन सिंह का नाम लेकर कई बार उनके खिलाफ मैंने लिखा। कालांतर में एमएन सिंह कमिश्नर बन गए और उस समय एक व्यक्ति गृह राज्य मंत्री था जिससे मेरा राजनीतिक द्वेष लंबे समय तक रहा, क्योंकि उनके विरुद्ध मैंने बहुत कुछ लिखा पढ़ा। वो गृह राज्य मंत्री बन गए सज्जन, अब आप ही की पार्टी में है। वो गृह राज्य मंत्री बन जाने के बाद जब मैं दोपहर का सामना में नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे जिस समय मुझे टारगेट किया गया उन दिनों में दोपहर का सामना में नहीं था, किसी समाचार पत्र में नहीं था, उन दिनों में किसी समाचार चैनल से भी जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन जब मुझे टारगेट किया गया तो मुझे उस दिन प्रदीप सावंत जो उसमें डीसीपी डिटेक्शन थे उनका फोन आया कि आप कहां पर हैं। मैंने कहा मैं इस समय किसी दोस्त से मिलने के लिए मैं उससे नरीमन पॉइंट गया हुआ था। मैंने कहा सही लोकेशन बताना। मैंने कहा मैं सही लोकेशन बताऊँ, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं क्या? मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। मैं उनके ऑफिस गया तो मैं छोटा सा एक जो है टेलीफोन वो कन्वर्सेशन जो है वो टैप हुआ है और आईबी में तो दत्तात्रेय पड़सलगीकर जी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ करते थे। तो दत्तात्रेय पड़सलगीकर जी ने डीसीपी डिटेक्शन को बताया था कि 2-3 टारगेट हैं, जिसमें से एक टारगेट जो है वो साकीनाका में रहता है और उसको टारगेट किए जाने का उसके घर पे जाने के पहले स्लोप है, उस स्लोप के आसपास जो है उस पर गोली चला जाने का, और वो मारुति जैन से चलता है। तो उन दिनों मेरे पास मारुति जैन गोल्डन कलर की हुआ करती थी तो वो उनको बताया गया था और मेरा चेहरा शायद डिस्क्रिप्शन दिया गया रहा हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तत्काल उन्होंने सिक्योरिटी कवर दे दिया, मतलब तत्काल लोकल पुलिस का जो क्राइम ब्रांच के लोग थे उनके साथ वो दे दिया गया और कहा कि आप अभी तो मत जाइए, हम लोग जब बोलेंगे तब घर जाइएगा। कुछ देर के बाद मुझे प्रदीप शर्मा उस समय उन दिनों जो है CIU क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट अंधेरी में रहते थे, अंधेरी मुझे भेज दिया गया और पता लगा कि 4-5 लोगों को प्रदीप शर्मा और दया नायक ने पकड़ा था। पकड़ने का आधार ये था, 4-5 जिन लोगों को पकड़ा गया था पकड़ने का आधार था, उसमें से एक लड़का, उन दिनों टेलीफोन मोबाइल बहुत महंगा हुआ करता था, तब 16 रुपए 40 पैसे पर मिनट आउटगोइंग चार्जेस थे प्लस टैक्सेस, 8 रुपए 40 पैसे इनकमिंग चार्जेस थे। ये बात 2000 की है। एक लड़का जिसके कपड़े लत्ते ठीक नहीं लग रहे थे, शक्ल भी कोई मतलब संभ्रांत व्यक्ति की नहीं थी, वो लंबे समय से टेलीफोन पे मोबाइल पे बात कर रहा था। दया नायक की ये नोटिस में आया, दया नायक ने प्रदीप शर्मा को बताया और इन लोगों ने उसको ओवर पावर कर लिया। जब उसको ओवर पावर किया तो 3-4 लोगों की और हलचल हुई, उनको भी ओवर पावर इन लोगों ने कर लिया। उस लड़के ने कहा मेरे पास देखिए कोई वेपन नहीं है, तो इनका शक और बढ़ गया कि ये बात तो सामान्य व्यक्ति कहेगा नहीं, तो उसको उठाकर ये लोग ले आए। इसको उठाकर ले आने के बाद जो है तत्काल जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यहाँ पे जो ना इसकी ये जो हलचल हो रही थी इन लोगों की आपके घर के पास हो रही थी? मेरे घर के नजदीक, जहां मेरे घर से जहां स्लोप चढ़ता है जी, साकी विहार रोड से जी, साकी विहार सोसाइटी में मैं रह रहा था जी। उस सोसाइटी उसी चाइनीज का एक स्टॉल था जी। उनको फोन में भी हुआ था कि चाइनीज स्टॉल के पास खड़े रहना है, तो चाइनीज स्टॉल के पास ये लोग खड़े थे जी। और जब अलर्ट प्रदीप सावंत को मिला था तो उसके बाद एक तरफ आपको अलर्ट किया गया बुलाकर और साथ में साइमल्टेनियसली अलर्ट भेज दी गई थी। हाँ। तो उस अलर्ट के आधार पर पकड़े गए और सीएमएम कोर्ट को जो है तत्काल फैक्स भेज दिया गया था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने कुछ लोगों को पकड़ा है तो उनका एनकाउंटर कर सकता है। तो इनको कंफर्म हो गया कि यही लोग हैं, सही लोगों को पकड़ लिया गया, छोटा शकील गिरोह के हैं। फिर इन्होंने जो पुलिसिया जो कार्रवाई थी पुलिस की कार्रवाई की और फिर दूसरे दिन रमेश शेट्टी नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, उसके पास से वेपन भी मिले और वो वेपन जो थे पहली बार इंग्लिश रिवॉल्वर मिली थी। फिर उन लोगों ने कबूल किया 5 लोगों की हत्या वो लोग कर चुके थे। 6ठा टारगेट में था, 7वां टारगेट सुभाष कांता सावंत जो उस समय शिवसेना का कॉर्पोरेटर था, वो 7वां टारगेट था। तो सबसे बड़ी बात ये थी जितेंद्र जी कि उसके बाद भी श्रीमान एमएन सिंह जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की लंबे समय तक।
15-20 दिन तक ये होता था कि अगर मुझे कहीं घर से बाहर निकलना हो तो प्रदीप शर्मा से मेरे व्यक्तिगत परिचय थे, तो शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करता था, शर्मा जी का स्क्वाड मुझे ले जाता था कहीं भी। शर्मा जी ने कहा तू निकलना नहीं, तेरे को मार देंगे लोग। लेकिन पुलिस मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही थी। फिर मुझे शर्मा जी ने एडवाइस किया कि तुम एक बार छगन भुजबल से मिल लो। फिर मैं छगन भुजबल से मिलने गया और मेरी नसीम खान से मित्रता थी, जो उस समय हमारे यहाँ से एमएलए हुआ करते थे और मिनिस्टर थे। तो मैं और नसीम खान जो है वो छगन भुजबल से मिलने गए। छगन भुजबल ने जो है उसको मैंने बताया कि इस तरह से ये है और मुझे इस आदमी पे शक है। तो उन्होंने फोन किया। फिर एमएन सिंह का मुझे फोन आया, कह रहे आप मेरी शिकायत कर रहे हैं सब जगह। मैंने कहा मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। बोले तो शूटर तो पकड़ लिए गए। तो मैंने कहा शूटरों ने बता दिया होगा मुझे क्यों मारना चाहते हो, तो मोटिव मुझे बता दीजिए। बोले तो हमें नहीं पता लगा। तो छोटा शकील कहने में मैंने छोटा शकील को आपने पकड़ लिया होगा, फिर तो कंफर्म है, इसलिए मैं सेफ हो गया। बोले नहीं छोटे शकील तो नहीं पकड़ा गया है। मैंने कहा फिर मैं सेफ कैसे हुआ, तो मुझे बताइए। फिर मुझे एक पुलिस कमिश्नर कालांतर में हुए, उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी कि आप जब जो है मिलना कमिश्नर से तो उनको जरूर ये कह देना कि मैंने सारी जानकारियां कहीं लिखकर डायरी रखी हुई है और डायरी इंडिया में नहीं है, जब अगर मैं चले जाऊंगा तो डायरी ओपन हो जाएगी। तो मैंने ये कहानी जो जैसा मुझे बताया गया था मैंने एमएन सिंह से कही और एमएन सिंह ने विद इन मिनट्स मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। सिक्योरिटी मिली। सिक्योरिटी के बाद भी 1.5 साल बाद मैं सिक्योरिटी मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक जगह जाता था, हीरानंदानी में हमारा ग्रुप था। तो एक दिन जिस बिल्डिंग के पास में जाता था उसी इमारत में उन मंत्री महोदय की बेटी का घर था। एक दिन मुझे उन्होंने देख लिया घूमते हुए, दूसरे दिन मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई और कहा गया कि देखो इसको कितने दिन बचता है ये। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं आज तक बचा हुआ हूं। लेकिन मंत्री महोदय का जो प्रयास है वो साफ दिखाई दे रहा था जी बिल्कुल। तो और उसके पहले मुझे राकेश मारिया एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ वेस्ट हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि छोटा शकील की एक प्रेमिका थी नगमा। उस प्रेमिका की जो मां थी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये गृह राज्य मंत्री महोदय ने व्यवस्था दी थी। दूसरा एक तारिक परवीन नाम का व्यक्ति, वो उनके चुनाव में काम कर रहा था। सारा मामले में भी गिरफ्तारी हुई और थी उसकी जानकारी मैंने लोगों को दे दी थी कि इनके चुनाव में काम कर रहा है। तो उस पर जो है एमपीडीए लगाना पड़ गया था। उस तारिक परवीन के साथ जुबेर गोपलानी भी फंस गया था। तो उस कारण भी एक खुंदक मेरे प्रति उनकी थी जी। ये तो इससे काफी कुछ स्पष्ट होता है कि क्यों छोटा शकील आपको टारगेट कर रहा था। लेकिन सौभाग्य से वक्त रहते उसकी जानकारी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिल गई और उस थ्रेट को मिटिगेट कर लिया गया, उन शूटरों को पकड़ लिया गया। तो ये बड़ा ही दिलचस्प था ये पूरा किस्सा जिस तरह से सर आपने सुनाया। तो इस जैसे और अपराध से जुड़े किस्सों के लिए जुड़े रहे जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ में। जय हिंद।